जा रही थी। लगातार वो अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाता जा रहा था और इस वक्त उसकी कार 180 की स्पीड में दौड़ रही थी। रात का वक्त होने की वजह से सड़कें लगभग सुनसान ही थी। गाड़ी की पिछली सीट पर इस वक्त सोनल पड़ी हुई थी। सिद्धार्थ ने उसे जिस बेडशीट में लपेटा हुआ था वो उसने एक बार फिर से उठाकर फेंक दिया था। उसे बेहद तेज गर्मी लग रही थी। गर्मी के कारण उसका गला सूख रहा था। सोनल को ऐसा लग रहा था जैसे उसे एक साथ हजारों मधुमक्खियों ने काट खाया हो और फिर उसे तड़पने के लिए किसी तपते रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ दिया गया हो। मेरा गला सूख पानी 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 पानी। सोनल बहुत धीमी आवाज में बोल रही थी, मगर कार में इतनी शांति थी कि सिद्धार्थ को उसकी हल्की से हल्की आवाज भी एकदम क्लियर सुनाई पड़ रही थी। उसकी आवाज से सिद्धार्थ बुरी तरह इरिटेट हो रहा था। स्टीयरिंग पर उसका हाथ कस गया था, मगर फिर कुछ सोचकर उसने प्यार से जवाब दिया, बस बस कुछ देर और, हम बस हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। सब ठीक हो जाएगा, ओके? सब ठीक हो जाएगा सोनल, सब ठीक हो जाएगा, ओके? सोनल को उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। सिद्धार्थ की आवाज से अट्रैक्ट होकर वो उसके पास जाने के लिए मचलने लगी। अपनी पूरी ताकत लगाकर वो सीट से उठ गई और ड्राइवर सीट के साथ जाकर चिपक गई। सीट के पीछे से ही उसने सिद्धार्थ को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया था। सिद्धार्थ को उससे इस तरह की किसी हरकत की उम्मीद नहीं थी, मगर इसने उसके गुस्से को और बढ़ाने का ही काम किया। ये बेवकूफों जैसी हरकतें करना बंद करो और वापस जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए सोनल का हाथ अपनी बॉडी पर से हटाने की कोशिश करते हुए कहा, मगर सोनल के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। हटने के बजाय एक कदम और आगे बढ़ते हुए वो सिद्धार्थ के चेहरे और गले पर अपना हाथ फेरने लगी। ऐसा करके उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? मैंने कहा दूर रहो मुझसे। सिद्धार्थ परेशान होकर उसके ऊपर चिल्लाया। सिद्धार्थ की नाराजगी देखकर सोनल थोड़ी अपसेट होने लगी थी। मुझे गर्मी लग रही है। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है सिद्धार्थ, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। कहते हुए उसने सिद्धार्थ के कंधे पर अपना सिर रखते हुए उसके गालों से अपने गाल सटा दिए। सिद्धार्थ से उसका यह अजीब बर्ताव और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके बार बार छूने से वो इतना अनकंफर्टेबल हो रहा था कि गाड़ी भी उसके कंट्रोल से बाहर होकर एक तरफ लहरा गई। उसके पीछे वाली गाड़ी ने भी उससे इरिटेट होकर उसे 3-4 हॉर्न देते हुए वार्न करने की कोशिश की। आखिर इरिटेट होकर सिद्धार्थ ने सोनल को पीछे की तरफ धक्का मार दिया और उसे खुद से दूर किया। सिद्धार्थ ने रिव्यू मिरर में देखते हुए उसे डांटा, ओके, मगर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा सिद्धार्थ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। सोनल ने एकदम सैड होते हुए कहा और बैक सीट पर जाकर लड़खड़ाती हुई बैठ गई। सिद्धार्थ को ऐसा महसूस हुआ जैसे अभी एक बड़ी मुसीबत उसके पास से होकर निकल गई है, मगर असल मुसीबत तो अब शुरू हो गई थी। उसने रियर व्यू मिरर पर नजर डाली और उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा वाला शौक लग गया। पीछे बैठी बैठी सोनल अपने कपड़े उतारने की कोशिश कर रही थी कि नजारा देखते ही उसके होश उड़ गए। घबराहट में वो जोर से चिल्लाया, What are you doing? Don't strip, damn it! मगर सोनल ने उसकी कोई परवाह नहीं की। ये अलग बात है कि काफी कोशिश के बाद भी वो अपने कपड़े नहीं उतार पा रही थी और उसी में उलझ कर रह गई थी। मगर सिद्धार्थ की डांट और अपनी बेबसी पर उसे रोना जरूर आ रहा था। मुझे गर्मी लग रही है सिद्धार्थ, मुझे गर्मी लग रही है। कहते हुए वो रोने लगी। क्या करूं मैं इस लड़की का? गुस्से में सिद्धार्थ ने अपनी स्टीयरिंग व्हील पर ही एक पंच लगा दिया। आज जिंदगी में पहली बार वो खुद को इतना हेल्पलेस फील कर रहा था। कुछ सोचकर उसने गाड़ी वापस घुमा दी। अब हॉस्पिटल की बजाय उसकी गाड़ी अपने घर की तरफ तेजी से दौड़ रही थी। सोनल को अपनी बाहों में उठाए हुए ही सिद्धार्थ ने डोर पासवर्ड एंटर किया। अंदर आकर उसने अपने पैरों से डोर क्लोज कर दिया। सोनल को होश ना के बराबर था, इसलिए सिद्धार्थ उसे अपनी बाहों में उठाए हुए ही सीढ़ियां चढ़ने लगा। गर्मी बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। गर्मी से परेशान होकर सोनल लगातार धीमी आवाज में बोले जा रही थी। इस वक्त उसका मन हो रहा था कि किसी भी तरह सिद्धार्थ की बाहों से छूटकर किसी ठंडे पानी के तालाब में छलांग लगा दे, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे बहुत ही संभाल कर मजबूती से पकड़ा हुआ था। सोनल जब उसकी पकड़ से छूट नहीं पाई तो वो उसके और करीब चिपक गई। अपने सिर को सिद्धार्थ के सीने से लगाते हुए उसे कुछ ठंडक महसूस हो रही थी। उसे इस तरह काफी राहत महसूस हुई तो उसने सिद्धार्थ की पूरी बॉडी पर अपना हाथ फेरना शुरू कर दिया। सोनल के मुकाबले सिद्धार्थ का बॉडी टेम्परेचर काफी कम था, इसलिए उसे काफी राहत महसूस होने लगी थी, मगर उसकी इस हरकत से सिद्धार्थ इरिटेट हो रहा था। स्टॉप इट सोनल, स्टॉप इट, क्या कर रही हो? सिद्धार्थ ने उसे तेज आवाज में डांटा, मगर इससे सोनल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो पहले की ही तरह सिद्धार्थ की पूरी बॉडी को यहाँ से वहां तक टच करती रही। उसकी हरकतों से तंग आकर सिद्धार्थ ने अपनी स्पीड बढ़ा दी और तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ सोनल के रूम में आ गया। उसने एक जोरदार किक मारकर उसके रूम का डोर ओपन किया और जल्दी से सोनल को बेड पर लिटा दिया। उसे लिटाने के बाद जैसे ही वो वहां से जाने लगा, सोनल ने अपनी दोनों बाहें उसके गले के चारों ओर लपेट दी। परेशान होकर सिद्धार्थ ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, मगर सोनल की हालत ऐसी थी कि उसके ऊपर गुस्सा करने का भी कोई फायदा नहीं था। सो उसके ऊपर हल्के से झुकते हुए उसने नरम आवाज में उससे कहा, सोनल, तुम्हें प्यास लगी है राइट? तुम बस 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ, ओके? मगर उसकी बात पूरी होते ही उसे अपने होठों पर कुछ अलग ही एहसास हुआ, एक बहुत ही प्यारा सा, सॉफ्ट सा और गर्माहट से भरा एहसास। उसकी आंखें ये देखकर हैरानी से फैल गईं। उसे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि सोनल उसे किस कर रही थी। उसका दिमाग एकदम से सुन पड़ गया था। बिना पलके झपकाए वो बस एकटक सोनल का चेहरा देखे जा रहा था, जो बिना किसी बात की परवाह किए पेशेंटली उसे किस किए जा रही थी। सिद्धार्थ और सोनल को एक साथ रहते हुए अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, ना ही इतने दिनों में वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ पाए थे। मगर ये दूसरी बार था जब सिद्धार्थ पूरे होशो आवाज में था और सोनल उसे किस कर रही थी। इससे पहले जब वो दोनों सीढ़ियों से नीचे गिर गए थे और सिद्धार्थ ने उसे परेशान करने के लिए बेहोश होने की एक्टिंग की थी, तब उसे सीपीआर देने के लिए सोनल ने उसे किस किया था। मगर आज सिचुएशन अलग थी। आज सोनल ड्रग्स के नशे में थी और उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो क्या कर रही है। प्लीज हेल्प मी, सोनल ने बेहद धीमी आवाज में कहा, मगर सिद्धार्थ को उसकी एक एक बात क्लियर सुनाई पड़ रही थी। सोनल की बात सुनकर सिद्धार्थ की धड़कनें बेहद तेज हो गई थी। अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए उसने फोर्सफुली खुद को सोनल की पकड़ से आजाद कर लिया
और एक झटके से सोनल से 2 कदम दूर हट गया। फ्रस्ट्रेशन में अपनी मुट्ठियां कसते हुए उसने तेज आवाज में कहा, तुम्हें अंदाजा भी है तुम मुझसे क्या कह रही हो सोनल? मगर सोनल ने कोई जवाब नहीं दिया और बस बेचैनी से बिस्तर पर यहाँ वहाँ हाथ पैर मारती रही। सिद्धार्थ आज पहली बार खुद को इतना हेल्पलेस फील कर रहा था। बेचैनी और हताशा से भरकर उसने सोनल के ऊपर एक नजर डाली। सोनल का चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था और वो आंखें बंद किए बेचैन सी बेड पर पड़ी थी। उसके माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें चमक रही थी। गहरी सांसें लेते हुए बार बार उसके होंठ खुलते और बंद होते जा रहे थे। उसकी हालत इस वक्त बिल्कुल वैसे ही नजर आ रही थी जैसे पानी के बाहर आने के बाद किसी मछली की होती है। उसकी हालत देखकर सिद्धार्थ भी बुरी तरह तड़प रहा था, मगर उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। हालांकि उसे इस बात की खुशी भी थी कि होटल के उस कमरे में सोनल के साथ कुछ भी गलत होने से पहले ही वक्त रहते वो वहां पहुंच गया था, वरना आज न जाने क्या हो जाता। उसे बेचैनी से करवटें बदलते देखकर सिद्धार्थ ने फिर से उसे जोर से डांट लगाई, हिलना बंद करोगी तुम? भले ही सोनल होश में नहीं थी, मगर फिर भी उसे एहसास हो रहा था कि कोई उसे बुरी तरह डांट रहा है। वो पहले ही परेशान थी, ऊपर से सिद्धार्थ की डांट से और भी ज्यादा अपसेट हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब तक सिद्धार्थ बुरी तरह परेशान हो चुका था, मगर ना वो सोनल की हेल्प कर पा रहा था, ना उस पर गुस्सा कर पा रहा था। अपनी फ्रस्ट्रेशन को अपने दिल में दबाए हुए उसके मुंह से बस एक गहरी सांस निकल गई। सोनल को सब कुछ धुंधला दिखाई पड़ रहा था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर सिद्धार्थ की शर्ट के कोने को कसकर पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। उसकी शर्ट का कॉलर पकड़कर वो फिर से उसके चेहरे के करीब आ गई थी। उसका मन बार बार उसे कह रहा था कि वो जो कर रही है वो सही नहीं है, मगर उसकी बॉडी उसके दिमाग की बात को सुनने से इनकार कर रही थी। सही या गलत के बारे में सोचने के लिए उसका जिंदा रहना भी जरूरी था। अगर आज उसने ऐसा नहीं किया तो शायद अपने अंदर की इस गर्मी और प्यास से ही तड़प तड़प कर वो यही दम तोड़ देगी। एक बार फिर उसने सिद्धार्थ को अपने करीब खींच लिया और उसे किस करने की कोशिश करने लगी। सोनल ने इससे पहले कभी किसी को भी किस नहीं किया था, तो इस मामले में वो बेहद अनाड़ी थी। मगर ड्रग्स के कारण उसने इतनी हार्ड और पेशेंट तरीके से सिद्धार्थ को किस किया था कि सिद्धार्थ चाहकर भी उससे अपना मुंह नहीं मोड़ पा रहा था। धीरे धीरे अब वो भी टूटने लगा था। उसके दिल और दिमाग के बीच अब एक जंग शुरू हो गई थी। दिल कह रहा था कि उसे सोनल का साथ देना चाहिए, मगर दिमाग उसे उससे दूर होने की हिदायत दे रहा था। मगर फिर उसके दिल से एक आवाज आई, ये तो क्या कर रहा है सिद्धार्थ? खुद अपनी वाइफ से मुंह मोड़ने की सोच रहा है। ये लड़की जो आज तेरे सामने बड़ी तड़प रही है वो कोई और नहीं बल्कि तेरी वाइफ है। शादी की है तूने इससे, इसे अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में चुना है तूने, इसकी हर मुश्किल में साथ देने का वादा किया है, तो फिर तू आज अपनी बात से कैसे पलट सकता है? इसके साथ हर वो चीज करने का हक तुझे है जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ करता है। यहाँ तक कि इसे प्यार करने का भी हक है तुझे। हाँ, जब उसे तेरी सबसे ज्यादा जरूरत है तो तू उसे ऐसी हालत में छोड़कर जाना चाहता है। इतना सब सोचने के साथ ही सिद्धार्थ ने अपने मन को मजबूत किया और तुरंत सोनल के करीब आते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। हर गुजरते पल के साथ वो उसके करीब और करीब आता जा रहा था, मगर जब उन दोनों के चेहरों के बीच महज इंच भर का फासला रह गया तो सिद्धार्थ की आंखों के सामने उस रात का नजारा घूम गया जो उसने नशे की हालत में सोनल के साथ होटल ड्रीम पैलेस में गुजारी थी। सोनल ने उसे उस रात नमम समझ लिया था। कहीं आज भी वो उसे कोई और तो नहीं समझ रही है? ये सोचकर घबराहट में उसने सोनल को तुरंत खुद से दूर कर दिया। उसने एक नजर सोनल के चेहरे की तरफ डाली और बेचैनी से सोनल की दोनों बाहें पकड़ते हुए उससे पूछा, सोनल सोनल कौन हूं मैं? हाँ, कौन हूं मैं? हाँ। सिद्धार्थ को इस सवाल का जवाब हर हाल में चाहिए था। हालांकि वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि वो इस वक्त कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं है। जितनी तकलीफ में इस वक्त सोनल थी ना, उसकी हालत देखकर सिद्धार्थ को भी उतना ही दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वो बिना उसकी मर्जी जाने उसके करीब नहीं आना चाहता था। नशे की हालत में ही सही, मगर कम से कम सोनल को पता तो होना चाहिए कि वो इस वक्त किसके साथ है और क्या कर रही है। अगर होश में आने के बाद वो इस बात के लिए सिद्धार्थ से नफरत करने लगेगी तो सिद्धार्थ चाहे कितनी भी एक्सप्लेनेशंस दे, मगर उसे तो यही लगेगा ना कि सिद्धार्थ ने उसके नशे में होने का फायदा उठाया है। और अगर सोनल की बात छोड़ भी दी जाए तो भी सिद्धार्थ का मन उसे इस बात की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे रहा था कि बिना सोनल की मर्जी के वो उसके जरा सा भी करीब जाए। It's hot, so hot. Please help me. So hot. Oh, please help me. Please help me. सिद्धार्थ ने बेबसी से एक बार सोनल के ऊपर नजर डाली और इस बार उसे झकझोरते हुए जरा तेज आवाज में पूछा, जवाब दो सोनल, कौन हूं मैं? हाँ, जवाब दो। उसके झकझोरने से सोनल ने हल्के से अपनी आंखें खोली, मगर उसे कुछ भी क्लियर नजर नहीं आ रहा था। कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, जवाब दो मुझे। कौन हूं मैं सोनल, कौन हूं? हाँ। सिद्धार्थ ने इस बार और तेज आवाज में पूछा। उसके चिल्लाने से परेशान होकर सोनल ने कोशिश करके धीरे से अपनी आंखें खोली। तुम सिद्धार्थ हो? कहते हुए उसने वापस अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने राहत की सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। अपने सीने पर से उसे एक बोझ सा हटता हुआ महसूस हो रहा था। साथ ही इस बात की खुशी भी थी कि कम से कम सोनल को पता तो है कि वो इस वक्त किसके साथ है। उसने एक बार और पूछा, फिर से कहो, कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? तुम सिद्धार्थ हो। सोनल के चेहरे की तरफ देखते हुए अब सिद्धार्थ के चेहरे पर एक प्यार भरी स्माइल आ गई थी और इस बार सोनल के करीब जाने में वो जरा भी नहीं हिचकिचाया। कमरे की खुली खिड़की से होकर हल्की हल्की ठंडी हवा कमरे के अंदर आ रही थी। हल्की चांदनी की मध्यम रोशनी में अब वो दोनों धीरे धीरे एक होने लगे थे। पूरी दुनिया से बेखबर सिद्धार्थ और सोनल एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी अचानक डोरबेल बजने की आवाज से पूरा घर गूंजने लगा, डिंग डोंग। मगर अंदर से कोई जवाब ना पाकर बाहर खड़ी शख्स ने दोबारा डोरबेल बजा दिया। इस बार लगातार बेल बजाने की आवाज घर में गूंजने लगी, डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग। बार बार डोरबेल बजने से इरिटेट होकर सिद्धार्थ सोनल से अलग हो गया। उसकी सांसें एकदम तेज चल रही थी। बेड से उठते हुए उसने एक बार सोनल की तरफ देखा जो उसके अचानक उठ जाने से थोड़ी नाराज लग रही थी। कौन कम वक्त आ गया अब इस वक्त?
बाहर जो कोई भी खड़ा था उसे मन ही मन गालियां देते हुए सिद्धार्थ ने अपने कपड़े सही किए। एक गहरी सांस लेते हुए उसने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की और सोनल को बेडशीट से कवर कर दिया। डिंग डोंग डिंग डोंग, अब भी लगातार डोर बेल बजने की आवाज आ रही थी। अरे आ रहा हूँ यार, बेल बजा बजाकर पूरा घर से पे उठा रखा है, कहते हुए गुस्से में सिद्धार्थ ने जाकर डोर ओपन किया। सामने बेचैनी से हाथ में अपना मेडिकल किट पकड़े अमन खड़ा था। डोर ओपन होते ही वो एकदम से धड़धड़ाता हुआ अंदर आ गया। भलाई का तो जमाना ही नहीं रह गया ना, खुद तूने मुझे फोन करके बोला कि अर्जेंटली मैं तेरे पास आऊं, तेरे लिए मैं अपनी ड्यूटी छोड़कर यहाँ आया हूं और तू उल्टा मुझे पर नाराज हो रहा है। अमन ने नाराजगी से उसे देखते हुए कहा। जो अब डोर लॉक कर रहा था उसने अपनी आंखें सिकोड़ कर उसे ऊपर से नीचे तक देखा और शक भरी आवाज में पूछा, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, क्या कर रहा था तू? पतंग उड़ा रहा था, अब अपनी जासूसी बंद करेगा तू? सिद्धार्थ ने झल्लाकर उसके पीछे आते हुए कहा। अपना हुलिया देखा है तूने? आज से पहले कभी तुझे ऐसे तो नहीं देखा मैंने। पूरे कपड़ों की ऐसी तैसी हो रखी है और बाल बाल कम और चिड़िया का घोंसला ज्यादा नजर आ रहा है। तू सो रहा था या रेसलिंग कर रहा था? अमन अब भी उसे हैरानी से देख रहा था। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ को हल्की सी खांसी आ गई। बिना अमन से नजरें मिलाए वो दूसरी तरफ देखने लगा। अमन की आंखें एकदम हैरानी से फैल गई। उसने हड़बड़ाकर एक नजर ऊपर की तरफ डाली और फिर अपनी एक आंख दबाते हुए बोला, लगता है मेरी कोई जरूरत नहीं रह गई, अब तूने पहले ही सब कुछ संभाल लिया है। सिद्धार्थ ने मन ही मन उसे गालियां देते हुए कहा, अगर थोड़ी देर और नहीं आता तो जरूर ऐसा होता, मगर क्या परफेक्ट टाइम पर एंट्री मारी इस कमीने ने, हमेशा कबाब में हड्डी बनता रहेगा ये। अपनी बकवास बंद कर और जल्दी से ऊपर चल, कहते हुए सिद्धार्थ तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगा। अमन भी तुरंत उसके पीछे हो लिया। सोनल के कमरे के बाहर पहुंचकर उसने डोर नॉब को पकड़ा, मगर फिर कुछ सोचते हुए तुरंत पलटकर अमन से बोला, अब मैं पहले अंदर जा रहा हूँ, तू थोड़ी देर बाद आना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमन ने हल्की सी हंसी के साथ उसे जवाब दिया और चुपचाप बाहर ही खड़ा हो गया। ओके, कहते हुए सिद्धार्थ ने धीरे से डोर ओपन किया और अंदर आ गया। उसने डोर लॉक नहीं किया, मगर उसे इस हद तक बंद जरूर कर दिया था कि अंदर की कुछ चीजें अमन को नजर न आई और अंदर का नजारा बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसे उम्मीद थी। सोनल ने अब तक अपने ऊपर पड़ी बेडशीट को उठाकर दूर फेंक दिया था। सिद्धार्थ ने मन ही मन अपने दिमाग की तारीफ की जिसने सही टाइम पर उसे अमन को कमरे के बाहर रहने की सजेशन दी थी। उसने जल्दी से सोनल के कपड़े ठीक किए और उसे वापस बेडशीट से कवर कर दिया। जब सब कुछ सही हो गया तो उसने अमन को आवाज दी, अंदर आ जाओ। कितना वेट करवाया यार तूने, कहते हुए अमन ने रूम के अंदर कदम रखा, मगर सोनल को देखते ही तुरंत उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। उसका पूरा चेहरा सुर्ख लाल हो गया था और वो परेशानी में बेड पर हाथ पांव मारते हुए इधर उधर करवटें बदल रही थी। ओ माय गॉड, मुझे नहीं पता था इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब है। सिद्धार्थ भी उसकी हालत देखकर बेचैनी से बोला, जो करना जल्दी कर यार, मुझसे अब इसकी हालत और नहीं देखी जा रही है। अमन अब तक तो मजाक के मूड में था, लेकिन सोनल की हालत देखकर अब वो भी एकदम सीरियस हो गया था। उसने तुरंत अपनी मेडिकल किट खोली और सोनल को देने के लिए दवा तैयार करने लगा। सिद्धार्थ चुपचाप उसे इंजेक्शन तैयार करते हुए देख रहा था। अमन ने जब वो इंजेक्शन सोनल को लगाया तो सिद्धार्थ की मुट्ठियां कस गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस इंजेक्शन को वो अपनी बॉडी पर महसूस कर रहा था। अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए उसने सिगरेट निकाल ली, मगर उसे सुलगाने से पहले उसकी नजर बेड पर बेसुध पड़ी सोनल के ऊपर चली गई और उसके हाथ रुक गए। सिगरेट को वापस अपनी पॉकेट में डालते हुए उसने पूछा, अब बस इस एक इंजेक्शन से ठीक हो जाएगी ये? अमन ने खाली हो चुकी सिरिंज को ट्रैश में डालते हुए कहा, आई होप सो। व्हाट डू यू मीन बाय आई होप सो? सिद्धार्थ ने नाराज होते हुए पूछा। जो कुछ भी है मुझे ठीक ठीक बताओ, सब कुछ जानना है मुझे। तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? अमन ने गहरी सांस लेते हुए उससे पूछा। ओके फाइन। सिद्धार्थ ने इरिटेट होकर अपनी नजरें घुमा ली। इस वक्त सिवा अमन पर भरोसा करने के उसके पास और कोई ऑप्शन वैसे भी नहीं था। अमन ने ना जाने सोनल को कौन सी दवाएं दी थी, उसने एकदम से किसी जादू की तरह असर किया और सिर्फ 5 मिनट के अंदर सोनल की बेचैनी कम हो गई। अब उसकी सांसें भी नॉर्मल होने लगी थी। नाउ हैप्पी? अमन ने एक नजर सिद्धार्थ की तरफ डालते हुए कहा और अपना मेडिकल किट वापस समेटने लगा। सोनल को नॉर्मल होता हुआ देखकर अब सिद्धार्थ भी रिलैक्स होने लगा था। डोंट वरी, शी विल बी फाइन, ओके? मैंने उसे नींद का इंजेक्शन भी दे दिया है, कुछ देर तक आराम करेगी तो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अमन ने रूम से बाहर निकलते हुए कहा। क्या लगता है तुझे, सोनल को ये ड्रग किसने दिया होगा? अमन ने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए उससे पूछा। वो दोनों इस वक्त सिद्धार्थ के लिविंग रूम में सोफे पर एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। अब तक तो मुझे भी नहीं पता, मगर मैं बहुत जल्द उसका पता लगा लूंगा, सिद्धार्थ ने गुस्से में कसमसाते हुए जवाब दिया। वो जो कोई भी था, आज उसकी वजह से किसी ने गलत इरादों के साथ उसकी वाइफ को छूने की कोशिश की थी और ये बात सिद्धार्थ के बर्दाश्त के बाहर थी। अमन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, सोनल को जो ड्रग दिया गया है वो बहुत ही रेयर है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी। जब तूने उसकी इतनी बुरी हालत देखी तो तुझे तभी उसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए था। तुझे पता भी है इन चंद घंटों में मैंने क्या क्या झेला है। हॉस्पिटल ही लेकर जा रहा था मैं उसे, मगर इसकी हरकतें देखकर मैंने गाड़ी वापस घर की तरफ घुमा ली और फिर वहां हॉस्पिटल में अनजान लोगों के सामने सोनल को ना जाने कैसे कैसे लोगों की नजरें और सवालों का सामना करना पड़ता। ये सोचा है तूने? और फिर मुझे लगा कि जब घर में ही है छोरा तो बाहर क्यों पीटूं इस बात का ढिंढोरा, और मैंने तुझे कॉल करके यहाँ बुला लिया। सिद्धार्थ की बात सुनकर अमन को हल्की सी हंसी आ गई थी। तू नहीं चाहता था ना कि लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाएं? यार जब से लड़की तेरी जिंदगी में आई है तो कितना बदल गया है ना। मैं बदल गया हूँ, सिद्धार्थ ने भी हंसते हुए कहा। आई डोंट थिंक सो। रियली? अमन ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। जिस सिड को मैं जानता था उसे अपने अलावा शायद ही कभी किसी और की परवाह होती थी, मगर अब तू एक अनजान लड़की जो अभी अभी तेरी लाइफ में आई है उसकी इतनी केयर करने लगा है। नाउ दैट्स द चेंज आई एम टॉकिंग अबाउट। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए थे। क्या सचमुच अमन की बात सही है? उसे सोनल की परवाह है, मगर इतनी आसानी से वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। वो अब अननोन नहीं है, मेरी वाइफ है अब वो। अगर उसके साथ कुछ भी गलत होगा तो उससे मेरी इमेज खराब होगी। दैट्स व्हाट आई केयर फॉर, नथिंग एल्स। उसकी नासमझी पर अब अमन को हंसी आने लगी थी। नथिंग एल्स? सचमुच ऐसा है? उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने थोड़ी नाराजगी से उसे देखते हुए पूछा। व्हाट एल्स कुड इट बी? हाँ, जो बोलना है साफ साफ बोलना। एज यू विश। अब तू मुझे फोर्स कर ही रहा है तो मैं साफ साफ ही बोल रहा हूँ। तुझे क्या लगता है मैं तुझे नहीं जानता? अरे बचपन से साथ खेलकर बड़े हुए हैं हम दोनों। चल अगर मान भी लिया कि तू उसे उस होटल में बचाने के लिए सिर्फ इसीलिए गया क्योंकि वो तेरी वाइफ है, लेकिन उसके बाद क्या?
अगर तुझे उसे सिर्फ बचाना ही होता तो वहां से उसे निकालने के बाद तू उसे किसी भी हॉस्पिटल में छोड़कर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला झाड़ सकता था। लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। तूने मुझे कॉल करके सारी जरूरी दवाएं यहाँ पर अपने घर पर मंगवाई। इसका क्या मतलब समझ में आया? कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। इसका मतलब यह है कि तूने ये सब अपनी रेप्यूटेशन बचाने के लिए नहीं किया है, बल्कि तुझे इस बात की परवाह ज्यादा थी कि जब लोग सोनल को ऐसी हालत में देखेंगे तो उसके बारे में गलत सोचेंगे, उसके कैरेक्टर पर उंगली उठेगी, ना जाने उसे कितने लोगों के मुंह से क्या क्या सुनना पड़ेगा। तो बेसिकली तुझे अपनी नहीं, तुझे सोनल की परवाह थी मेरे दोस्त। अमन की बात सुनकर सिद्धार्थ एकदम से स्पीचलेस हो गया था। क्या सच में अमन जो कह रहा था वो सही था? अपनी बात का असर होती देखकर अमन ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, अगर मेरा अंदाजा सही है तो आज शायद सोनल को मेरी दवाइयों की भी जरूरत नहीं थी। अगर मुझे आने में थोड़ी सी देर और हो जाती तो शायद तू खुद ही सब कुछ संभाल लेता। Am I right? You know what? तू भले ही कभी कभी प्लेबॉय जैसी हरकतें कर ले, किसी लड़की के साथ मस्ती मजाक करने तक तो ठीक है, लेकिन इससे आगे तूने कभी किसी लड़की के साथ अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं की। खासकर किसी की हेल्प करने के लिए अपनी बॉडी का यूज करना तो इम्पॉसिबल। What the hell are you talking about, हाँ? सिद्धार्थ ने इरिटेट होते हुए सोफे पर से एक क्वेश्चन उठाते हुए अमन के ऊपर दे मारा, जिसे बड़ी फुर्ती से अमन ने पकड़ लिया। Am I using my body? इसकी जगह कुछ अच्छे वर्ड्स यूज कर लिए होते तूने। मगर उसके दिल के किसी कोने में एक आवाज से उठ रही थी, सही तो कह रहा था अमन। अगर आज उसे आने में थोड़ी भी देर हुई होती ना, तो आज वो सोनल को अपनी पत्नी होने का पूरा हक दे चुका होता, हर वो प्यार और अधिकार जिसकी वो पूरी हकदार थी। मगर क्यों? उसने तो शादी के वक्त ही पूरी तरह क्लियर कर दिया था ना कि वो बस नाम के लिए ही मिसेस सोनल सिद्धार्थ रॉय कपूर होगी, वो उससे कभी प्यार नहीं कर पाएगा। तो फिर आज अचानक उसे क्या हो गया था? फोन बजने की आवाज से सिद्धार्थ अपने ख्यालों से बाहर आ गया। उसने कॉल रिसीव किया और सामने वाले की बात सुनने के बाद तुरंत फोन रख भी दिया। उसकी आंखों में वापस गुस्सा नजर आने लगा था। अब किसका फोन था? अमन ने पूछा। रोहित का। उस सभर वाले ने सब कुछ उगल दिया है, मुझे अब जाना होगा। सिद्धार्थ के चेहरे पर गुस्सा था, मगर उसके होठों पर गुस्से से भरी एक मुस्कान भी आ गई थी। उसके एक्सप्रेशंस देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी शिकारी को अपने शिकार के छिपने की जगह का पता चल गया हो और अब बस वो उसे मारने की आखिरी तैयारियों में लगा हो। अमन ने जब सिद्धार्थ को गुस्से में देखा तो उसने उससे पूछा, मेरी कोई हेल्प चाहिए हो तो बताना, आई एम ऑलवेज रेडी। हाँ ना, I'll do it myself। मुझे अपनी आंखों से देखना है कि ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। जैसा तुझे ठीक लगे। कहते हुए अमन सोफे से उठ गया। उसने सिद्धार्थ के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने जो कुछ भी कहा उस पर एक बार जरूर सोच कर देखना। मैं और विनय दोनों ही इस बात से बहुत खुश हैं कि तू अब धीरे धीरे ही सही लेकिन बदलने लगा है। सच में तू बहुत लकी है जो तुझे सोनल जैसी लड़की मिली है। मुझे तो हैरानी होती है कि कैसे वो तेरे गुस्से को झेल लेती है, वरना इतने सालों तक तुझे दीवानों की तरह एक ही लड़की को चाहते देखकर मैं तो बिल्कुल पक गया था। सीरियसली, वो भी एक ऐसी लड़की जिसे तेरी परवाह ही नहीं थी। Just shut up। सिद्धार्थ को जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि अमन फिर से अनन्या का टॉपिक छेड़ देगा। सोनल के आने के बाद से वो उसे याद भी नहीं करना चाहता था। उसकी नाराजगी देखकर अमन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई थी, जो कल था उसे कभी अपने आज पर हावी मत होने देना। You are really a perfect couple। कहते हुए उसने अपने कपड़े सही किए और अपनी मेडिकल किट उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ओके, अब मैं चलता हूँ। तूने तो ड्यूटी के बीच से बुलवा लिया था। मेरा एक फ्रेंड मेरी शिफ्ट संभाल रहा है, वापस जाकर मुझे अभी नाइट शिफ्ट भी करनी है। सो व्हाट्स द बिग डील? रात रात भर जाकर काम करने के बाद भी एक एक पैसे का मोहताज है तू। अब तो तेरे चेहरे पर भी रिंकल्स आने लगे। अब भी टाइम है अपनी ये समाज सेवा छोड़कर मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन कर ले। सिद्धार्थ ने हमेशा की तरह उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, मगर इस बार अमन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। किसी की जान बचाने से बड़ी चीज और कुछ हो ही नहीं सकती, और इस बात के लिए उसकी आंखों में जो प्राउड फीलिंग नजर आ रही थी ना, उसे सिद्धार्थ भी महसूस कर सकता था। जो ओपन करते हुए वो सिद्धार्थ की तरफ पलटा और एकदम सीरियस होते हुए बोला, बाय द वे, तूने मेरी हेल्प लेने से तो मना कर दिया है, मगर मुझे तुझसे एक वादा चाहिए। सिद्धार्थ ने सवालिया नजरों के साथ उसकी तरफ देखा। मेरी भाभी के साथ जिस किसी ने भी ऐसी हरकत की है ना, उसे छोड़ना मत। ऐसी सजा देना उसे कि आगे से सोनल का ख्याल भी अपने दिमाग में लाने से पहले वो 1000 बार सोचे। अमन ने कसकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, डोंट वरी, जितनी तकलीफ आज सोनल को हुई है उससे कहीं ज्यादा उसे तड़पाऊंगा मैं। कहते हुए सिद्धार्थ की आंखों में खून उतर आया था। अमन के जाने के बाद सिद्धार्थ ने कपड़े चेंज किए और सीधे सोनल के कमरे में आ गया। अमन ने उसे जो दवाइयां दी थी वो तेजी से असर दिखा रही थी। उसका बॉडी टेम्परेचर धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा था। साथ ही उसकी स्किन जो एकदम से रेडिश हो गई थी वो भी अब अपने नॉर्मल स्टेट में वापस आने लगी थी। दवाओं के असर से वो एकदम गहरी नींद में सो रही थी, बिल्कुल किसी छोटी बच्ची की तरह, सारी दुनिया से बेखबर। उसके माथे पर आई पसीने की बूंदों की वजह से उसकी बालों की छोटी छोटी लटी आकर उसके माथे और गालों पर चिपक गई थी, मगर इसकी वजह से वो और ज्यादा क्यूट लग रही थी। पिछले कुछ घंटों में इतना कुछ हो गया था कि सिद्धार्थ के अंदर एक तूफान सा उठने लगा था, मगर सोनल को शांति से सोते देखकर उसे भी अब सुकून का एहसास होने लगा था। क्या फर्क पड़ता है उनकी शादी किस बेसिस पर हुई थी, या वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं या नहीं। उसे बस इतना पता था कि सोनल उसकी पत्नी है और उसे हर हाल में प्रोटेक्ट करना उसकी प्रायोरिटी है। अभी कुछ देर पहले जब सिद्धार्थ ने सोनल को संभालने की कोशिश में उसकी कमर को टच किया था तो उसे अपनी पूरी बॉडी में एक सनसनी सी महसूस हुई थी। उसकी छुअन में जो गर्माहट और जो सॉफ्टनेस बसी हुई थी उसे सिद्धार्थ अब भी अपने हाथों पर फील कर पा रहा था। न चाहते हुए भी उसके हाथ अपने आप सोनल के चेहरे की तरफ बढ़ गए। शायद वो उसे दोबारा छूना चाहता था, उसे अपने पास महसूस करना चाहता था, मगर उसके चेहरे के करीब आते ही सिद्धार्थ के हाथ कांपने लगे। उसके गालों को छूने की बजाय उसने उसके चेहरे पर आ रहे बालों को धीरे से उसके कानों के पीछे कर दिया। अमन ने सच ही कहा था। आज इस कमरे में जो सिद्धार्थ सोनल के सामने खड़ा था वो पहले वाले सिद्धार्थ से बिल्कुल अलग था। खिड़की से आकर कमरे में फैलती हुई चांद की रोशनी, पर्दों से अटखेलियां करती हुई मध्यम हवाएं और खुद सिद्धार्थ भी इस बात का गवाह था कि वो सचमुच बदल चुका था। सोनल के चेहरे की तरफ देखते हुए उसके खुद के चेहरे पर एक ही पल में न जाने कितने इमोशंस आए और चले गए। हाँ, वो प्यार करने लगा था सोनल से। कब, कैसे, पता नहीं। शायद तब से, जब से वो उससे मिला था, तब से ही एक खिंचाव सा महसूस होने लगा था उसे सोनल के लिए। सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस ली और बेड के किनारे पर पड़ी बेडशीट को खींचकर उससे सोनल को अच्छी तरह कवर कर दिया और पलटकर रूम से बाहर निकल गया। उसने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और तेजी से वहां से निकल गया। आज रात उसे बहुत कुछ करना था, कुछ ऐसा जिससे काफी सारी चीजें बदलने वाली थी। एक छोटा सा कमरा जिसमें काफी हल्की रोशनी थी, वहां इस वक्त कुछ लोग मौजूद थे। कमरे के ठीक बीचों बीच एक छोटी सी कुर्सी पर इस वक्त रचित की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। रचित सभरवाल बैठा हुआ था।
होटल रूम से निकलते वक्त उसने हड़बड़ी में जैसे तैसे अपने कपड़े वापस पहन लिए थे, मगर वो जगह जगह से फटे हुए थे और उनमें से कहीं कहीं से खून भी निकलकर बाहर आ रहा था। उसकी पूरी बॉडी, खासकर उसके चेहरे पर बड़े बड़े नीले और काले निशान बन गए थे। चेहरे में कई जगहों पर सूजन भी नजर आ रही थी। इससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि सिद्धार्थ ने उसे कितनी बुरी तरीके से पीटा था। मामले की पूछताछ और जांच जिस ऑफिसर के हाथ में थी, उसने एक रिकॉर्ड फाइल उसके सामने पड़े टेबल पर पटकते हुए कहा, यहाँ साइन कर दो। हालांकि उसकी आवाज एकदम सधी हुई थी, मगर उसके बोलने के अंदाज में बेचैनी साफ साफ झलक रही थी। रचित सभरवाल ने अपने सामने पड़ी रिकॉर्ड फाइल पर एक नजर डाली और उसके होश उड़ गए। ये सब क्या है? उसने एकदम से घबराते हुए अपने सामने खड़े ऑफिसर पर नजर डाली, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। रचित सभरवाल ने होटल के उस कमरे में जाने से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ था उसका एक एक वर्ड सही सही बयान किया था, मगर रिकॉर्ड फाइल में उसका जो बयान दर्ज किया गया था वो तो कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहा था। रचित सभरवाल ने अपने बयान में साफ साफ बताया था कि उसने सोनल को ड्रग्स नहीं दिया था, बल्कि उसे किसी और ने ड्रग्स देकर उसका सौदा उसके साथ किया था। मगर यहाँ जो बयान दर्ज किया गया था उसमें साफ साफ उसे ही हर बात का जिम्मेदार ठहराया गया था, जैसे कि ये पूरी साजिश उसकी अकेली की थी। उसके कानों में सिद्धार्थ के कहे आखिरी शब्द गूंजने लगे, जो भी तुमसे पूछा जाए उसका जवाब सही सही देना, मुझे अपने हाथों को दोबारा तकलीफ देने की जरूरत ना पड़ी। उसने एक बार और ऑफिसर के चेहरे पर नजर डाली, जो शक्ल से ही फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहा था। अगर उसने कोऑपरेट नहीं किया तो शायद सिद्धार्थ के बाद उसे इसके हाथों से भी मार खानी पड़ती। अब उसे समझ में आ रहा था कि सिद्धार्थ के कहने का मतलब क्या था। यहाँ इंटरोगेशन के नाम पर जो कुछ भी हो रहा था वो तो बस एक फॉर्मेलिटी थी। असल प्लान तो सिद्धार्थ ने पहले ही बना रखा था। अबे देख क्या रहा है साले, साइन कर इस पर। उसे चुपचाप बैठा देखकर ऑफिसर जोर से चिल्लाया, लेकिन मैंने ये बयान नहीं दिया। रिकॉर्ड में जो कुछ भी लिखा है वो मेरे बयान से बिल्कुल अलग है। सभरवाल ने किसी तरह घबराहट में अटकते हुए प्रोटेस्ट करना चाहा। अरे रे, क्या कह रहे हैं आप सभरवाल साहिब? ये वो बयान नहीं है जो आपने दिया? जरा दिखाइए मुझे। रोहित, जो इतनी देर से रूम के दूसरे छोर पर बैठा ये सारा तमाशा देख रहा था, वो अब उठकर सभरवाल के सामने आ खड़ा हुआ था। अरे पर जहां तक मुझे याद है आपने खुद ही ये बयान दिया था। रोहित ने एकदम इनोसेंट सी स्माइल देते हुए रिकॉर्ड फाइल वापस सभरवाल के सामने रख दी। रचित सभरवाल को इन सबसे बचने का कोई तरीका नजर नहीं आ रहा था। फाइनली उसने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए सिचुएशन के साथ समझौता करने की कोशिश की। रोहित, तुम्हें नहीं लगता मिस्टर कपूर मेरे साथ ये सब करके खुद अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं? मुझसे अपने रिलेशन बिगाड़ कर कपूर इंडस्ट्रीज का कितना नुकसान होगा ये कभी सोचा है? इंडिया के सबसे बड़ी बैंक का जनरल मैनेजर हूं मैं। फंड के लिए आपको फ्यूचर में मेरे ही पास आना पड़ेगा। So it will be better to maintain a good relationship with me। उसकी बात सुनकर रोहित ठहाका मारकर हंसने लगा। सभरवाल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। What? हंस क्यों रहे हो तुम? अरे सभरवाल साहब, कितने इनोसेंट हैं आप। आपको अभी भी लगता है यहाँ से बाहर निकलने के बाद आप अपनी पोजीशन पर कायम रहेंगे? अरे आपकी जनरल मैनेजर की कुर्सी तो आपके हाथ से तभी निकल गई थी जब आपने उस होटल के कमरे से बाहर कदम रखा था। रोहित ने एकदम आराम से उसके सामने पड़ी चेयर पर बैठते हुए कहा, What do you mean by that? रचित सभरवाल ने एकदम से पैनिक होते हुए पूछा। उसे तो अब तक समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसे किस बात की सजा मिल रही है। आखिर लड़कियों के साथ अय्याशी करना तो उसका रोज का काम था, तो फिर आज उससे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी वजह से उसे इतनी बड़ी सजा मिल रही थी? अब भी नहीं समझी? रोहित ने उड़ती हुई नजर सभरवाल के ऊपर डाली, जो अब तक कंफ्यूजन में नजर आ रहा था। इट्स ओके, मैं समझता हूँ। अरे इतनी बड़ी पोजीशन पर रहते हुए आपको कम से कम इतना अंदाजा तो हो गया होगा कि मिस्टर कपूर कोई छोटी मोटी कंपनी के मालिक तो है नहीं जिससे आप यूं ही उलझ जाएं और फिर अपनी पोजीशन और फंड्स का हवाला देकर आप आसानी से बचकर निकल भी जाएं। तो फिर क्यों आपने उस लड़की पर अपनी नजर डालने की कोशिश की जिसे खुद मिस्टर सिद्धार्थ रॉय कपूर की नजर हासिल है? रोहित की बात सुनकर रचित सभरवाल का सिर चकराने लगा था। सोनल मेहता? सिद्धार्थ ने उसके साथ ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो होटल के उस कमरे में सोनल के साथ था? तो क्या सिद्धार्थ सोनल को पसंद करता है? फिर उसे एक एक करके वो सारी बातें याद आने लगी जो सिद्धार्थ ने उसे बुरी तरह पंच करते हुए कही थी। उसका गुस्सा याद करके ही वो बुरी तरह कांपने लगा था। सोनल मेहता? सिद्धार्थ उसे पसंद करता है? रचित सभरवाल ने बड़ी मुश्किल से रोहित की तरफ देखते हुए पूछा। जवाब में रोहित ने उसे बस एक स्माइल दे दी। सभरवाल साहब, अब मैं आपको क्या समझाऊं? आप खुद ही समझदार हैं। आपने खुद ही देखा होगा कि हमने कितने प्यार के साथ आपको यहाँ ट्रीट किया है। रोहित ने जानबूझकर प्यार शब्द पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया था। इन्हें देख रहे हैं आप? रोहित ने अपने साथ खड़े ऑफिसर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ये किसी भी तरह के वायलेंस के सख्त खिलाफ हैं। आई एम श्योर आप भी नहीं चाहेंगे कि ये आपको अपने अंदाज में दोबारा समझाएं कि आपको यहाँ से निकलने के बाद कैसे बिहेव करना है। ऑलवेज बी केयरफुल व्हेन यू ओपन योर माउथ। कहते हुए रोहित ने सभरवाल के गाल थपथपा दिए। दर्द से सभरवाल ने अपनी आंखें कसकर भींच ली थी। वैसे अगर आप चाहें तो आज की सारी फुटेज में आपकी वाइफ को भी भेज सकता हूँ, आखिर उनको भी तो पता चले कि उनके बेचारे हस्बैंड यहाँ किस दर्द से होकर गुजर रहे हैं। रोहित ने हंसते हुए कहा और उसके सामने से उठ गया। रचित सभरवाल के पास उसने कुछ भी कहने सुनने का कोई मौका ही नहीं छोड़ा था। पुलिस स्टेशन का अपना काम खत्म करने के बाद रोहित वहां से निकलकर शहर के सबसे पॉश इलाके में बनी एक कॉलोनी में पहुंचा। यहाँ बड़े बड़े रईस लोगों के बंगले बने हुए थे। उनमें से एक बंगले के सामने जाकर उसने अपनी गाड़ी रोक दी। गाड़ी से निकलकर तेज कदमों से चलते हुए वो दरवाजे के पास पहुंचा और डोर बेल बजा दी। ज्यादा देर नहीं लगी और कुछ ही मिनटों के अंदर दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि टीवी के इस वक्त के सबसे पॉपुलर सीरियल प्यार है सिर्फ तुमसे का डायरेक्टर अब्बास दारूवाला था। उसने इस वक्त एक ढीला ढाला नाइट रोब पहन रखा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा था कि अपनी नींद में खलल डालने वाले शख्स पर उसे इस वक्त बेहद गुस्सा आ रहा था। याह, कौन है बाबा? इतनी रात को काहे नींद खराब करता है? उसने इरिटेट होते हुए पूछा। हेलो मिस्टर दारूवाला, माय नेम इज रोहित अग्रवाल, कपूर इंडस्ट्रीज के सीईओ मिस्टर सिद्धार्थ रॉय कपूर का पर्सनल असिस्टेंट। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? अब्बास दारूवाला इस वक्त टीवी के सबसे पॉपुलर और डिमांडिंग डायरेक्टर्स में से एक था। एक के बाद एक लगातार उनके 3 रोमांटिक टीवी शोज ने अच्छी खासी टीआरपी हासिल की थी। जब उन्होंने डोर ओपन किया था तब वो थोड़ी नींद में लग रहे थे, मगर रोहित के इंट्रोडक्शन के बाद उनकी नींद पूरी तरह उड़ गई थी। अरे तो पहले बोलना था ना, खाली पीली गुस्सा कर दिया मैंने आप पे। आ जाओ बाबा, आ जाओ, अंदर बैठ के बात करते हैं। कहते हुए जबरदस्ती दांत दिखाते हुए वो उसे घर के अंदर ले गया। अंदर काफी बड़ा हॉल था, डेकोरेशन भी अच्छी खासी लग रही थी। हाँ बाबा, अब बोलो, इतनी रात को काहे को आया तुम इधर? अब्बास दारूवाला ने अपने मोटे से शरीर का बोझ सोफे पर डालते हुए रोहित से पूछा। रोहित ने भी बात को घुमाना जरूरी नहीं समझा और सीधे मुद्दे पर आ गया। अपना गला साफ करते हुए उसने सीधा सवाल किया,
मिस्टर दारूवाला, आजकल आपका एक टीवी शो बहुत पॉपुलर हो रहा है, प्यार है सिर्फ तुमसे। ये उसकी लीड एक्ट्रेस पायल मेहता है, राइट? अब्बास दारूवाला बहुत ही घिसा हुआ टीवी डायरेक्टर था। कई सालों तक इंडस्ट्री में काम करते हुए उसे काफी तजुर्बा हासिल हो चुका था। अब तो सामने वाले की बात करने के तरीके से ही उसे समझ में आ जाता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सो रोहित का सवाल सुनते ही उसके कान खड़े हो गए। उसे अंदाजा लगाते हुए देर नहीं लगी कि कपूर इंडस्ट्रीज इस सीरियल को प्रोड्यूस करने की सोच रही है। फिर भी वो रोहित को ही पहल करने देना चाहता था। सो अननोन बनने का नाटक करते हुए बोला, हाँ, एनी प्रॉब्लम? और अगर मिस्टर कपूर आपसे इस सीरियल की लीड एक्ट्रेस को बदल देने को कहे तो? रोहित ने सीधा सवाल किया। उसकी बात सुनकर अब अब्बास दारूवाला की बची कुछ नींद भी हमेशा के लिए उड़ गई थी। कहाँ तो वो ये सोचने लगा था कि सिद्धार्थ रॉय कपूर उसके सीरियल में पैसा लगाने वाला है, मगर यहाँ तो पूरी कहानी ही दूसरी डायरेक्शन में घूमती हुई नजर आ रही थी। अभी मैं काय सांगू? हकलाते हुए उसने किसी तरह जवाब दिया, मिस्टर दारूवाला, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। रोहित ने उसे एक स्माइल देते हुए कंफर्ट फील कराने की कोशिश की। अब्बास दारूवाला को समझ में नहीं आ रहा था कि सिद्धार्थ को अचानक पायल से क्या प्रॉब्लम हो गई है, मगर वो किसी भी तरीके से उसे नाराज करने का रिस्क नहीं ले सकता था। सो उसने बात को संभालने की गरज से कहा, आओ देखो बाबा, जो बात है ना मैं सच सच बताता है तुमको। ये जो सीरियल है ना, उसकी खाली कास्ट फाइनल नहीं हुई है, अभी तो शूटिंग भी शुरू हो गई है ना उसकी। अभी लीड एक्ट्रेस को किधर से चेंज करेंगे हम? समझो ना बाबा बात को, नहीं तो हमारी मजाल है कि कपूर साहब की बात को टाल सके। अभी एक्ट्रेस को चेंज करेंगे तो सब कुछ फिर से शूट करना पड़ेगा। नहीं, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, टू मच लॉस, यू नो। रोहित जैसे उसके यही कहने का इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, अरे पैसों की फिक्र आप मत कीजिए ना मिस्टर दारूवाला, दोबारा शूट करने में आपका जो भी खर्च आएगा वो सब कपूर इंडस्ट्रीज की तरफ से आपको मिल जाएगा। अभी तो काफी रात हो गई है, लेकिन कल दिन में आपको जब भी वक्त मिले आप जाकर मिस्टर कपूर के साथ सीरियल की फंडिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर अब्बास दारूवाला को ये दूसरा झटका लगा था। हालांकि वो इस बात से खुश था कि कपूर इंडस्ट्रीज जैसी बड़ी कंपनी उसके सीरियल में पैसा लगाने जा रही थी, लेकिन फिर भी वो कोई भी कदम सोच समझ कर उठाना चाहता था। सो उसने रोहित के सामने एक जबरदस्ती की स्माइल देते हुए कहा, देखो बाबा, तुम्हारा ऑफर सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन पायल मेहता को हमने खाली इसलिए नहीं कास्ट किया है कि वो ब्यूटीफुल है। अरे शी इज अ गुड एक्ट्रेस, यू नो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेहता फैमिली ने उसको कास्ट करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया है। अरे अब ये तो बड़ी छोटी बात कह दी आपने मिस्टर दारूवाला, रोहित ने थोड़े ड्रामेटिक अंदाज में कहा। अरे आपको पता भी है कि मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज कपूर इंडस्ट्रीज के सामने कहीं नहीं ठहरती। जितना भी पैसा उन्होंने आपकी सीरियल में इन्वेस्ट किया है, हम आपको उसका 5 गुना ज्यादा अमाउंट ऑफर कर रहे हैं। अब्बास दारूवाला उसकी बात सुनकर स्पीचलेस हो गया था। इस सीरियल को प्रोड्यूस करने के लिए उसने ना जाने कितने पापड़ बेले थे, ना जाने कितने स्पॉन्सर्स और इन्वेस्टर्स के नखरे झेलने पड़े थे उसे, और आज इस तरह घर बैठे अचानक से जैसे उसके हाथ जैकपॉट लग गया था। इतना बड़ा अमाउंट और इतना बड़ा इन्वेस्टर जब उसे बैठे बिठाए मिल जाए तो लीड एक्ट्रेस तो क्या, सीरियल की पूरी कास्ट को ही बदलने को तैयार था वो। एक प्रॉब्लम और है, सीरियल की पूरी स्टार कास्ट के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है ना, अभी उसको ऐसे बिना बताए बाहर करेंगे तो वो कॉम्पनसेशन। दारूवाला ने हिचकिचाते हुए कहा, जाहिर है कॉम्पनसेशन के रूप में भी उसे एक अच्छी खासी मोटी रकम चुकानी पड़ती, सो वो पहले ही कंफर्म कर लेना चाहता था। कॉम्पनसेशन, ओके, वी विल गिव यू दैट टू। रोहित ने एकदम आराम से जवाब दिया, चलो बाबा, बाकी सब तो ठीक है, फिर भी इतनी जल्दी नई हीरोइन किधर से मिलेगी हमारे को? उसने थोड़ा परेशान होते हुए पूछा। रोहित ने मुस्कुराते हुए एक नजर हॉल से लगी सीढ़ियों के ऊपर डाली, जहां अभी एक लड़की नीचे उतरते हुए आ खड़ी हुई थी। शायद दारूवाला के इतनी देर तक नीचे ही बैठे रहने से परेशान होकर वो खुद ही चेक करने के लिए आ गई कि आखिर नीचे चल क्या रहा है। रोहित ने अपनी आंखों से सीढ़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत है, आपने तो पहले ही अपने सीरियल के लिए एक नई हीरोइन खोज रखी है। वेरी गुड। रोहित की बात सुनकर दारूवाला की नजर भी सीढ़ियों की तरफ घूम गई। वहां खड़ी लड़की को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। अपनी एम्बैरेसमेंट छुपाने के लिए हल्के से खांसते हुए उसने कहा, ये तो हे नहीं छोकरिया बाबा, अब इंडस्ट्री में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है ना। फिर झट से उसने बात को बदलते हुए पूछा, वैसे कपूर साहब को पायल मेहता से क्या प्रॉब्लम है बाबा? मैंने रातों रात सीरियल की एक्ट्रेस ही बदलवा दी। मिस्टर कपूर को ना उसकी शक्ल पसंद नहीं आई। रोहित ने बोरियत से अपनी घड़ी देखते हुए जवाब दिया, ओके मिस्टर दारूवाला, वैसे मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गया, अगर आप अपने सीरियल से पायल मेहता को बाहर कर देते हैं तो फ्यूचर में आपको कपूर इंडस्ट्रीज का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आप कोई भी टीवी शो या मूवी बनाने की सोचते हैं तो विदाउट एनी डाउट कपूर इंडस्ट्रीज उसमें इन्वेस्ट करेगी। क्या कह रहे हो बाबा? अब्बास दारूवाला खुशी के मारे लगभग चिल्लाते हुए बोला। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे रोहित नहीं, साक्षात भाग्य देवता आज चलकर उसके दरवाजे पर आ पहुंचे हैं। कपूर इंडस्ट्रीज का सपोर्ट मिलने का मतलब ही था कि सक्सेस अब खुद चलकर उसके कदम चूमने को तैयार थी। अगर वाकई ऐसा हुआ तो उसे इंडिया के टॉप का डायरेक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता था। अरे इंडिया ही क्यों, वो अपनी मार्केट इंडिया के बाहर की कंट्री में भी बनाने के ख्वाब संजो बैठा था। अपनी आंखों के सामने आज उसे अपने सारे ख्वाब पूरे होते हुए नजर आ रहे थे, मगर इतना अंदाजा तो उसे भी था कि ये सब उसे फ्री में नहीं मिलने वाला है। सो उसने भी रोहित से सीधा सवाल किया, अगर ऐसी बात है ना बाबा, तो मैं मिस्टर कपूर के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कुछ भी मतलब कुछ भी? अब्बास दारूवाला को लाइन पर आते देखकर रोहित के चेहरे पर अब एक सैटिस्फैक्शन भरी स्माइल खुलकर फैल गई थी। मिस्टर दारूवाला, इतनी सारी चीजों के बदले में मिस्टर कपूर ने आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट ही तो की है, उम्मीद है आप मना नहीं करेंगे। पायल आज बहुत ही अच्छे मूड में थी। अपने हाथ में पकड़े फोन से खेलते हुए वो अपने कमरे में आराम से टहल रही थी, साथ ही साथ अपनी सीरियल्स की ही सिग्नेचर ट्यून को भी गुनगुनाती जा रही थी। अपना फोन बजने की आवाज सुनकर उसका ध्यान उस तरफ चला गया। किंजल का कॉल देखकर उसने झट से कॉल रिसीव कर लिया। उसे पूरी उम्मीद थी कि अब उसे अपने प्लान के सक्सेसफुल होने की ही खबर मिलेगी। हेलो किंजल, एवरीथिंग ओके ना? कुछ ठीक नहीं है, कुछ लोग आकर रजत सबरवाल को अपने साथ उठाकर ले गए। सबने देखा उसकी हालत बहुत बुरी थी। और एक मजेदार बात बताऊं, होटल के उस कमरे में सोने का कहीं अता पता नहीं था। किसी को भी उस कमरे में सिवाय रजत अग्रवाल के और कोई नहीं मिला। दूसरी तरफ से किंजल की परेशानी भरी आवाज आई, बकवास कर रही हो, इट्स इम्पॉसिबल। पायल ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, यही सच है, तुम्हें पता भी है उन लोगों ने पूरे होटल में कितना बड़ा तमाशा क्रिएट किया। सबके सब वहां इकट्ठे हो गए थे उस सबरवाल को देखने के लिए। आई एम श्योर कल की ब्रेकिंग न्यूज़ भी यही होगी। किंजल ने भी चिढ़ते हुए कहा। पायल को अब भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसका दांव फिर से कैसे उल्टा पड़ गया।
और सोनल, आखिर सोनल इस तरह अचानक कहाँ गायब हो सकती है? फ्रस्ट्रेशन में उसने दीवार पर अपना हाथ दे मारा। Are you sure सोनल किसी को भी उस कमरे में नहीं मिली? तुम्हें नहीं लगता मुझे तुमसे ये सवाल पूछना चाहिए? ये पूरा प्लान तुमने बनाया था। तुमने मुझे भरोसा दिलाया था कि कहीं कोई गलती नहीं होगी और तुम सब कुछ संभाल लोगी। तुम्हारी बातों में आकर मैंने इतनी मेहनत की, इतने सारे पैसे भी खर्च कर दिए, और अब मुझे क्या पता चल रहा है? सोनल उस कमरे तक पहुंची ही नहीं। किंजल ने बुरी तरह झल्लाते हुए पायल से कहा, किंजल प्लीज काम डाउन, मेरी बात सुनो, जरूर कुछ ऐसा हुआ है जो हमें नहीं पता है। पायल ने उसका गुस्सा महसूस करते हुए तुरंत बात को संभालने की कोशिश की, मगर किंजल अब तक इन सब चीजों से बुरी तरह उकता चुकी थी। तुम्हारी बात सुनो, हाँ, मेरा दिमाग थोड़ी खराब है। किंजल ने उसे वार्निंग देते हुए कहा, लेट मी मेक इट क्लियर, आज की रात जो कुछ भी हुआ ना, वो एक एक चीज तुमने की थी, चाहे वो सोनल को ड्रग्स देना हो या उसे उस होटल रूम में रजत सभरवाल के पास लेकर जाना हो, ये सब कुछ तुम्हारे आदमियों ने किया था। मेरा इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। Do you understand? किंजल ने अपनी बातों से क्लियर कर दिया था कि वो आज के बाद पायल से किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहती थी। पायल का मन तो हो रहा था कि उसे एक साथ हजारों गालियां सुनाकर अपने गुस्से को ठंडा कर ले, लेकिन तब तक किंजल कॉल डिस्कनेक्ट कर चुकी थी। पायल ने परेशान होते हुए अपने आदमी को फोन करने की कोशिश की, मगर उसका नंबर इस वक्त स्विच ऑफ आ रहा था। थोड़ी देर पहले तक जो खुशी उसके चेहरे पर तैर रही थी, अब उसका कहीं नामो निशान तक नहीं था। उसकी जगह उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें गहराने लगी थी। आखिरकार उसने सिगरेट निकालकर सुलगा ली और खुद को नॉर्मल करने की कोशिश में उसके लंबे लंबे कश लगाने लगी थी। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला और नलिनी ने अंदर कदम रखा। उसके हाथ में खाने की प्लेट थी। अरे मेरा बच्चा, आजकल कितना काम करना पड़ रहा है ना मेरी पायल को। दिन ब दिन दुबली होती जा रही है मेरी बच्ची। आजा, आज मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। सारी बातों से बेखबर नलिनी ने पायल से प्यार जताते हुए कहा। दरवाजा लॉक करके वो जैसे ही पायल की तरफ पलटी तो उसे स्मोकिंग करता हुआ देखकर नलिनी के मुंह से बस एक गहरी सांस निकल गई। हाय बच्चे, क्यों इतना स्मोक करती है तू? पता है ना इससे स्किन खराब हो जाती है, और तुझे तो अभी टॉप की हीरोइन बनना है मेरे बच्चे। चल अब ये सब छोड़, आकर आ मेरे पास आकर बैठ जा। आज मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। नलिनी ने प्यार से कहा। मॉम, इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ, आप प्लीज मुझे और परेशान मत करो, प्लीज प्लीज जाओ यहाँ से। पायल ने इरिटेट होते हुए कहा। वो इस वक्त अपने रूम में बनी बड़ी सी खिड़की के पास परेशान से खड़ी होकर बाहर की तरफ देख रही थी। नलिनी ने एक कप प्लेट टेबल पर रखा और उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। अपने दोनों हाथों से उसकी बाहें पकड़ते हुए उसने पायल को अपनी तरफ घुमा लिया। पायल के चेहरे पर परेशानी साफ साफ नजर आ रही थी। नलिनी ने प्यार से उसके गालों को छूते हुए पूछा, क्यों इतना परेशान हो रही है? मुझे बता, क्या बात है? मोम, रचित सभरवाल को पुलिस अरेस्ट करके ले गई है। पायल ने परेशानी से अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट को बाहर फेंकते हुए जवाब दिया। व्हाट? ये सब कैसे हुआ? कैसे हुआ ये सब? नलिनी एकदम से शॉक रह गई थी। मैंने रचित सभरवाल से बात की थी, वो अब भी सोनल के बदले मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज को फंड देने के लिए तैयार था। सो मैंने सोनल को अपने जाल में फंसाने के लिए प्लान बनाया था। सब कुछ एकदम परफेक्ट हो रहा था, मगर पता नहीं कैसे कैसे वो सोनल वहां से भाग गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे भी नहीं पता। All that I know is that रचित सभरवाल is in police custody right now. पायल ने गुस्से में दीवार पर अपना हाथ मारते हुए कहा, Oh my God, अब क्या होगा? अब नलिनी के चेहरे पर घबराहट साफ साफ नजर आने लगी थी। हमें पैसों के लिए रचित सभरवाल की जरूरत है। अगर वही जेल में रहेगा तो हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे? नलिनी ने परेशान होकर सोफे पर बैठते हुए कहा, मॉम, ये कोई टाइम नहीं है इन सब बातों का। पायल ने झल्लाते हुए कहा, मैंने जिस आदमी को सोनल को ड्रग्स देने के काम के लिए रखा था, उसका भी कहीं आता पता नहीं है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ये सब कैसे हो गया? पर आई एम श्योर कि इसमें जरूर उस चालबाज लड़की सोनल की ही कोई साजिश है। उसी ने जानबूझकर रचित सभरवाल को भी फंसा दिया है। कहते कहते गुस्से में पायल की मुट्ठियां कसने लगी थी। रिलैक्स पायल, रिलैक्स। सबको पता है खूबसूरत लड़कियां रचित सभरवाल की कमजोरी है। अगर इस वजह से पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया है तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए वो बोली, गुस्सा तो मुझे उस सोनल पर आता है जो हर बार हमारे हाथ आती आती रह जाती है। जितना इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, ये लड़की उतनी ही गहरे जख्म देती जाती है हमको। पायल भी परेशानी में अपना सिर पकड़कर नलिनी के पास बैठ गई। अपने फोरहेड को मसलते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फोकस होकर सोचने लगी, आखिर कहां पर गलती हुई उससे? उसने तो सोनल को ड्रग्स का हेवी डोज दिया था और किंजल ने खुद उसे जूस भी पिलाया था, तो फिर आखिर वो उस कमरे से निकलकर भाग कैसे सकती है? और तो और उसने रचित सभरवाल को अरेस्ट भी करवा दिया। हे, वेट अ सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बार फिर से उसे बचाने वाला कोई और नहीं सिद्धार्थ रॉय कपूर हो? ये कहते हुए घबराहट के मारे पायल की आंखें एकदम से खुल गईं। पायल की बगल में बैठी नलिनी ने जब उसके मुंह से सिद्धार्थ का नाम सुना तो वो एकदम से चौंक गई। क्या कहा तुमने? सिद्धार्थ रॉय कपूर? वो अमीरजादा, उसे क्या पड़ी है सड़क पर पड़े कचरे को अपने मुंह से लगाने की? तुम्हें सच में ऐसा लगता है उसने सोनल को बचाया होगा? नेवर माइंड, वो पिच अगर मुझे दोबारा कहीं नजर भी आ गई ना तो उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी मैं कि वो भी जिंदगी भर याद रखेगी। नलिनी ने गुस्से से कसमसाते हुए कहा, इन सब बातों का वक्त नहीं है अभी हमारे पास। अभी ये पता लगाना ज्यादा जरूरी है कि दोबारा अपना फोन बजने की आवाज सुनकर पायल बोलते बोलते बीच में ही रुक गई। उसने फोन की स्क्रीन की तरफ देखा। अब्बास दारूवाला, ये उसे क्यों कॉल कर रहा है, वो भी इतनी रात गई? हालांकि वो उसके लिए सीरियल की लीड एक्ट्रेस थी, तो अगर अब्बास दारूवाला वीडियोस पाने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जल्द से जल्द 1000 लाइक पहुंचाएं और फेवरेट स्टोरी का नाम कमेंट में बताएं।